अच्छा, अब जैसे हम लोग ये अपनी जब नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ये रही, तो उसके सामने एक ये पोर्ट नंबर लिखा आ रहा है कॉलन के बाद। ये पोर्ट नंबर ये डिसाइड करती है कि आप अपनी मशीन के अंदर टोटल कितनी एप्लीकेशंस चला सकते हैं। जितनी एप्लीकेशन चल रही होंगी, हर एप्लीकेशन किसी ना किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट को ऑक्युपाई करेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही तो मैं हमारा नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट 3000 पर चलेगा। लेकिन अगर 3000 पोर्ट पहले से ऑक्युपाइड है तो वो इससे नेक्स्ट ट्राई करेगा, यानी 3001, फिर उससे नेक्स्ट 3002, फिर इसी तरह सो ऑन मूव करेगा 3000 से लेकर जहाँ तक उसको वो मिलती नहीं है अपनी पोर्ट। अच्छा जी, हाउ मैनी पोर्ट्स आर इन अ कंप्यूटर? 65,535 कि मैक्सिमम अगर आपका सिस्टम इतना पावरफुल है तो वो मैक्सिमम इतनी एप्लीकेशंस रन कर सकता है। हमारा वाला क्यों नहीं कर सकता इतनी एप्लीकेशंस रन? फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास 8 जीबी रैम है, गूगल क्रोम 4 जीबी रैम ले रहा है और फोटोशॉप 4 जीबी रैम ले रहा है, हमारी रैम खत्म होगी। इसके बाद हम एप्लीकेशन लोड करेंगे, पीसी हमारा हेल्ड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो मशीन्स हैं ये इतनी एप्लीकेशन नहीं चला सकती। लेकिन कोई अगर एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो उ उतने हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं, जितनी हमारे पास हार्ड ड्राइव है, जितनी हमारे पास रैम है या जितनी हमारे प्रोसेसर की पावर है, तो हम मैक्सिमम इतनी ही एप्लीकेशंस चला सकते हैं। जैसे जो गूगल के बड़े-बड़े डाटा सेंटर है ना, जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग देखें, ये जो इतने बड़े-बड़े सिस्टम बने हुए हैं, पूरा का पूरा सीपीयू ही है ये, जिसके अंदर डिफरेंट जीपीयूज़ लगे हैं, सीपीयूज़ लगे हैं, रैम्स लगी हैं, एसएसडीज़ लगी हैं, हार्ड डिस्क लगी हैं। तो ये सारे के सारे मतलब प्रोसेसिंग यूनिट्स ही हैं, जिसमें प्रोसेसिंग होती है। वो रैम के थ्रू हो रही है, हार्ड के थ्रू हो रही है, जिसमें जो-जो चीज़ यूज़ होती है, ये सारे के सारे वही लगे हुए हैं। अब मतलब पिक्चर में नज़र आ रहा है कि अच्छी खासी लंबी दीवार है। जो इतनी पावरफुल मशीन्स है ना, जो सारी की सारी मतलब अपने अंदर कैपेबिलिटीज़ रखती हैं, वो भी मैक्सिमम इतनी ही एप्लीकेशंस अपने अंदर चला सकती हैं। एक मशीन, मल्टीपल मशीन्स हो जाएँगी, फिर इसका जितनी 2 मशीन्स हैं, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक मशीन के अंदर इतनी ही पोर्ट्स, मैक्सिमम इतनी ही पोर्ट्स होती हैं और हर पोर्ट किसी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को चलाती है। ये रही इसकी डेफिनेशन। Port is a virtual point where network connections start and end. Ports are software based and managed by computer operating system. Each port is associated with a process or service, जैसे मैंने अभी बताया. And ports allow computer to easily differentiate between different kind of traffic. ईमेल गो डिफरेंट पोर्ट से होती है एक वेब पेज से, और इसके अलावा इवन दो बोथ कैन रीच ओवर अ कंप्यूटर एट द सेम इंटरनेट. हाँ, जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ईमेल एक अलग पोर्ट से जाएगी और वेब पेज जो आप लोड कर रहे हो वो एक अलग पोर्ट से लोड होंगे, चाहे आपका इंटरनेट कनेक्शन सेम ही है. अच्छा, इसके बाद हमारे इस आईपी एड्रेस के बाद हमारी पोर्ट आ जाएगी, जिस भी पोर्ट पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है. तो फिर यहाँ पर, अच्छा, अब ये जो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है ना,
ये हर एक एप्लीकेशन का होता है जो डिप्लॉय हो गई है, हर मशीन का ये कोड मिलेगा, सॉरी हर एप्लीकेशन का। फेसबुक का भी है, गूगल का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, व्हाट्सएप वेब का भी है, जो डिप्लॉयड है उसका ये कोड मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब शुरू शुरू में एप्लीकेशन बनने लगी, कि अगर तो थोड़ी बहुत एप्लीकेशन है तो ठीक है, लेकिन जिस तरह एप्लीकेशन की तादाद ज़्यादा होती गई उसी तरह ये नंबर याद रखना मुश्किल होता गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेरा, अगर मैं फॉर एग्जांपल हम बात करें कि हमारी कंपनी है PIAIC। अब आप PIAIC जाके सर्च करते हो गूगल के ऊपर, टॉप पे हमारा नाम रैंक होता है, या PIAIC.org लिखते हो, वेबसाइट आ जाती है। उसकी बजाय आपको ये नंबर याद करना पड़े। फेसबुक का अलग नंबर है, इंस्टाग्राम का अलग नंबर है। हम लोग हर दिन कितनी वेबसाइट्स को तकरीबन चेक करते हैं, हर वेबसाइट का अलग अलग है। वो IP एड्रेस चेंज हो सकता है, वो पोर्ट नंबर चेंज हो सकता है। अच्छा, इस चीज़ से बचने के लिए ना एक चीज़ आई जिसे हम बोलते हैं DNS। डोमेन नेमिंग सिस्टम। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि हर IP को ना किसी अल्फ़ाबेट के साथ बाउंड करना शुरू कर दिया, या बाइंड करना शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत सारे मतलब इंग्लिश के साथ कैरेक्टर जितने भी बनते थे वो सारे के सारे बनाए, और उनकी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाई। अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का मतलब क्या है कि सारे डोमेन नेमिंग सिस्टम, मतलब जितने भी हमें डोमेन प्रोवाइडर हैं, वो सारे के सारे एक ही डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, कि डेटाबेस सेंट्रलाइज्ड। जैसे कि हम लोग GoDaddy से बाय कर लेते हैं, उसके बाद नेमसीप है, हुइज़ है, जहाँ से हम लोग डोमेन्स बाय कर सकते हैं, और इसके अलावा साइट क्राउड, क्लाउड, ग्राउंड, ग्राउंड, साइट ग्राउंड है, मतलब डिफरेंट हमारे पास हैं। अब उन सारों का डेटाबेस सेम ही है। ये नहीं हो सकता कि मैंने अगर कहीं से लिटक सोल्यूशन खरीद लिया है, टेक्नोसेट खरीद लिया है, मैं दोबारा जाके कहीं और से वही खरीद लूँ, या कोई और बंदा ले ले। वो एक सिंगल वेबसाइट, सॉरी एक सिंगल के ऊपर आपका वो करके देंगे, सेट किया हुआ एक सिंगल डेटाबेस। उसी सिंगल डेटाबेस में जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर लेते हैं, किसी सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, वो सर्वर हमें ये कोड देता है, IP एड्रेस। वो हम इस डेटाबेस में जाके सेव कर देते हैं। इस डोमेन नेमिंग सर्विस जो भी जिससे भी हमने सर्विस ली है, उसको जाके उसकी डेटाबेस में हम अपना IP एड्रेस स्टोर कर देते हैं, उसके साथ बाइंड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने डोमेन के साथ उस वेबसाइट को सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग कौन-कौन सी टेक्नोसेट है, इसी तरह जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन सब के पास कोई ना कोई IP एड्रेस है, जिसके आगे ये डोमेन लगी हुई है। इस डोमेन से फिर हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। बेसिकली हम लोग कॉल उस IP एड्रेस को ही दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग डोमेन कैसे, मतलब डोमेन कैसे वर्क करती है। अगर हम लोग कोई .com लगा रहे हैं तो वो कैसे जाता है किसी स्पेसिफिक वेबसाइट तक, कैसे पहुँचता है। ये जो इतना कोड है ना, जो कॉलम से लेफ्ट साइड पर है, ये डिवाइस का कोड है। हर डिवाइस को एक IP असाइन होता है, और ये उसकी पोर्ट है। हम लोग डोमेन इसके साथ बाइंड कर देते हैं। उस डोमेन का मतलब होता है कि इस मशीन के ऊपर
इस पोर्ट पर जो एप्लीकेशन चल रही है उसको उसका कोड लेके आओ, रन करो, जो कोड वो रिटर्न करे। मतलब जब हम लोग करते हैं अपना यूआरएल एंटर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक यूआरएल एंटर करता हूँ टेक्लोसेट का। अब टेक्लोसेट के ऊपर एक रिक्वेस्ट गई, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। हम लोग क्या करते हैं कि एक डोमेन के ऊपर एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। उस एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट होती होती है वो डोमेन के पास जाती है, डोमेन आगे किसी ना किसी आईपी के साथ बाइंड हुई हुई होती है। फॉर एग्जांपल टेक्लोसेट ही लगा लेते हैं, तो अगर डोमेन है तो उसका मैं एक डमी आईपी ले रहा हूँ, इसे ही नहीं है 9 ले लेते हैं, और उसके 8000 वाले पोर्ट के ऊपर हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अब इस टेक्लोसेट.com के ऊपर जैसे ही मैंने एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड की, वो इस आईपी वाली मशीन को ढूंढेगा पूरी दुनिया में जहाँ भी पड़ी होगी। आईपी वाली मशीन को ढूंढने के बाद वो इस पोर्ट पर जाएगा, इस पोर्ट के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही होगी उसके जो होम पेज पे, क्योंकि टेक्लोसेट.com आगे हम लोगों ने कोई भी स्लैश के बाद कोई भी राउट नहीं बताया, तो जो होम पे एप्लीकेशन चल रही है, होम का उसका जो कोड है वो हमें सेंड कर देगा, वो रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा हमें उस एच टी टी पी यानी इस सॉरी इस आईपी से जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो ये वेबसाइट है जो हमें शो हो रही है उसके होम पेज पे। उसके होम पेज के ऊपर हम लोगों ने कोड किया हुआ कि जैसे ही इस स्पेसिफिक एड्रेस के इस पोर्ट पर कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट आए उसके होम पेज पर, तो ये वाला कोड यूज़र को सेंड कर। एचटीटीपी रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं नॉर्मली डोमेन पे, डोमेन से आगे वो जाता है आईपी, आईपी से आगे डिफरेंट राउटर से हब से होता हुआ वो एक एप्लीकेशन को फाइंड करता है, और उस एप्लीकेशन के होम पे या जिस भी पेज पे हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के पेज के ऊपर जो हमने एचटीएमएल लिखी है या जेसन फॉर्मेट में डाटा लिखा हुआ है वो हमें मिल जाता है। ऐसे हम लोग हमारी एप्लीकेशंस काम करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ना टेक्लोसेट.com, इसके होम पेज पे वो आईपी के पास गया, आईपी या जो आईपी एड्रेस और पोर्ट था उसने मशीन ढूंढी, मशीन में एप्लीकेशन ढूंढी, एप्लीकेशन ढूंढने के बाद उसके जो होम पेज पे मैंने कोड किया हुआ था बकायदा, ये चीज़ हम लोग कोड करते हैं कि अगर स्लैश पे आए रिक्वेस्ट तो क्या रिस्पॉन्स सेंड कर। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बस यहाँ पे पड़ा होना चाहिए, हाँ।
जस्ट लाइक ये हम यहाँ पे हम लोगों ने किया काम। राउटर डॉट पोस्ट, उसके ऊपर मैंने लिखा है कि अगर स्लैश रजिस्टर पे रिक्वेस्ट आ रही है तो ये चीज़ें पहले मैच करो, उसके बाद ये वाला फंक्शन चलाओ और इस फंक्शन का जो भी रिस्पॉन्स है वो सेंड कर दो जेसन फॉर्मेट। ये एक्सप्रेस जेएस का सर्वर है, तो एक्सप्रेस जेएस में फिर हम लोग रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में सेंड कर देते। इसी तरह अब आगे हम लोग एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो ये बनेगी 192.168.100.9:8000 न्यूज़ कर लेते। अच्छा, इस न्यूज़ का मतलब है कि ये टेक्लोसेट बनेगी स्लैश न्यूज़। तो इस तरह से हमारी बेसिक राउटिंग काम करती है। तो डोमेन के आगे जो हम लोग पाथ लगाते हैं वो इस राउट के आगे वो पाथ होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दूँ, ये आगे पोर्ट। पोर्ट भी हम लोग खुद डिफाइन करते हैं सर्वर के अंदर कि किस पोर्ट के ऊपर ये चले। एक्सप्रेस जेएस में पोर्ट भी हम लोग खुद डिफाइन करते हैं कि किस पोर्ट के ऊपर ये कोड चलना चाहिए। अच्छा, राउटिंग काम कैसे कर रही है उसका, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? कैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पांस कैसे जनरेट होता है उसको। जी जी। हाँ, हर डोमेन के साथ आईपी अटैच नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, जिस डोमेन के साथ आईपी अटैच है उसी डोमेन को हम एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, आईपी एड्रेस एक मशीन का एक ही होगा। अब आपका जो क्वेश्चन है कि एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशंस या मल्टीपल वेबसाइट्स डिप्लॉयड है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी? ठीक है। अच्छा, अब हमें ये तो समझ आ गया कि एप्लीकेशंस डिप्लॉयड कैसे चल रही हैं और उसके बाद उनकी राउटिंग काम कैसे करती है। अच्छा, पुराने जितने भी सर्वर थे ना, जब शुरू शुरू में हमने वेबसाइट बनानी शुरू की, तब हम लोगों को एक्सप्लिसिटली कोड करना पड़ता था कि अगर स्लैश पर आए तो क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है, स्लैश न्यूज़ पर आए तो क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है। अच्छा, चूँकि पहले हमारे पास क्लाइंट साइड नहीं होती थी, पहले सारी कुछ एचटीएमएल ही होता था, जेसन बाद में आया, तो एचटीएमएल की कौन सी फाइल सेंड करनी, हम लोग कोड करते होते थे बकायदा कि अगर स्लैश पे आया तो ये वाली एचटीएमएल की फाइल सेंड करनी है, अगर न्यूज़ पर आया तो ये वाली एचटीएमएल की फाइल सेंड करनी है, अगर अबाउट अस पर आया तो ये वाली एचटीएमएल की फाइल सेंड करनी है। अच्छा, जब हम लोग ऐसे काम कर रहे थे तो प्रॉब्लम ये आती थी कि जो हमारे डेवलपर होते थे उनको टाइम बहुत लगता था। तो फिर हम लोगों ने, मतलब जो सीनियर डेवलपर, उन्होंने क्या किया कि एक बाकायदा सर्वर ही ऐसा बना लिया। अब उस सर्वर का नाम था अपाचे, उसका काम यही था। अपाचे, उस सर्वर का काम यही था कि जो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कोड किया हुआ था कि अगर ये इस पर रिक्वेस्ट आ रही है तो हमने ये वाली एचटीएमएल की फाइल सेंड करनी है। तो अब ऑब्वियसली उन्होंने कोड किया हुआ था तो कुछ रूल्स उन्होंने बनाए होंगे ना जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गिटहब के कुछ रूल्स हैं, नाम रखते हुए रेपोजिटरी का हम उसमें स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि वही नाम उन्होंने फिर आगे यूआरएल में भी यूज़ करना होता है, यूआरएल में स्पेस नहीं होती।
इसी तरह जब अपाचे ने किया तो इसके भी कुछ रूल्स थे कि जो भी आपका होम पेज है, जो आप चाहते हो कि टेक्नोसेट.com पर अगर रिक्वेस्ट आ रही है, आगे कोई पाथ नहीं डिफाइन किया हुआ आपने, तो उस टेक्नोसेट.com के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, होम पेज पे जो हमें रिस्पॉन्स जनरेट करना है वो आपका index.html फाइल में होना चाहिए। होम पेज जो है उस फाइल का नाम होना चाहिए index.html, यानी जो index.html में कोड लिखा होगा वो आपके होम पेज पे शो किया जाए। इसीलिए अक्सर जितनी भी वेबसाइट हैं हम लोग बनाते हैं, उनके ऊपर बाकायदा ये लिखा, मतलब उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो index.html से ही शुरू होता है। ये जो index.html ही उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम लोग गूगल करें HTML CSS प्रोजेक्ट्स गिटहब, ये आगे index.html। अब इस index.html का मतलब क्या है कि ये इसका होम पेज है, और इसी तरह इसकी ये index.html। कोई और देख लेते हैं जिसमें मल्टीपल हों। मैंने उसने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं सबका स्टार्टिंग पॉइंट index.html ही है। उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना कर रखे हुए हैं, लेकिन सबका एट द एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो index.html ही। और उसके बाद जो भी आप स्लैश पर चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि स्लैश न्यूज़ के ऊपर अगला जवाब आना चाहिए, तो उसका नाम हमें वही रखना पड़ेगा, news.html, about us.html और contact us डॉट। इसी तरह सो जो जो भी आप पेज बनाते जाओगे, स्लैश रजिस्टर है, स्लैश लॉगिन है, फॉरगेट पासवर्ड है, अपडेट पासवर्ड, अपडेट ईमेल है, जो भी आप लोगों ने पेज बनाना। अच्छा, अब इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए ना आगे नेक्स्ट जेएस ने अपना एक राउटर बनाया। नेक्स्ट जेएस के दो राउटर हैं, एक पेजेस का राउटर जो नेक्स्ट जेएस 12 और उससे पुराने वर्जन में आता है, और एक है ऐप राउटर जो नेक्स्ट जेएस 13 और अब लेटेस्ट वर्जन में आ रहा है। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है ऐप राउटर। इस ऐप राउटर के अंदर जितनी भी राउटिंग की टेक्निक्स हैं हम वो सारी की सारी स्टडी करें। अच्छा, अभी हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि या तो हमें खुद से कोड करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली राउटिंग के लिए, जैसे पुराने काम में करते थे, फिर बाद में अपाचे आ गए। तो जो हम खुद से कोड करते थे उसमें हम लोग कन्फिगर करते थे कि इस पेज को इस राउट के साथ कन्फिगर करना है और इस पेज को इस राउट के साथ। और अपाचे ने आके काम क्या किया कि अपाचे ने कुछ कन्वेंशंस दे, होम पेज का मतलब index.html, और बाकी आपके पेज के नाम के साथ यानी .html के साथ। तो अब हमें ऐप राउटर ने भी नेक्स्ट जेएस ने भी कन्वेंशंस ही दी है कि उन्होंने हमें बता दिया कि ये कन्वेंशन है, आप इनको फॉलो करें और राउटिंग ऑटोमेटिकली होती चली जाए। नेक्स्ट gs.org।
अच्छा जी, अब वो इस इमेज में बता रहे हैं कि ऐप राउटर के अंदर जो पेज डॉट जेएस या टीएस बने जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का पेज, वो आएगा बिल्कुल बेस पे, यानी होम पेज पर। और ऐप राउटर के अंदर आपने अगर कोई फोल्डर बना दिया, मतलब ऐप राउटर के अंदर डैशबोर्ड एक फोल्डर है, ये फोल्डर का सिंबल बना हुआ है ना उसके साथ, तो अगर आपने फोल्डर बना दिया तो वो फोल्डर एक राउट बन जाए। अच्छा, अब उस डैशबोर्ड के अंदर आपने मजीद एक फोल्डर बना दी तो वो मजीद एक राउट बन जाए। अच्छा, फिर आपने एक फोल्डर तो बनाया, लेकिन उस फोल्डर के अंदर एक पेज डॉट टी एस एक्स जे एस या जे एस एक्स की फाइल नहीं बनाई, तो वो कोई राउट नहीं बने। अब राउट बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें वहां पर एक पेज डॉट जे एस की फाइल या टी एच की फाइल तो रखनी ही रखनी। ये कन्वेंशन है कि उसका नाम पेज होना चाहिए, और पेज भी सारे का सारा स्मॉल लेटर, कैपिटल नहीं आना चाहिए, और उसके फोल्डर का नाम के साथ उसका राउट बनता जाए। यहाँ पर होंगे कहीं फाइल कन्वेंशंस। लेआउट है, उसके बाद ये पूरा पेज बनाने के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए। अभी के लिए हम लोग इन दो को ही देख रहे हैं। लेआउट का हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चीज़ हम लोग हर पेज के साथ शो करवाना चाह रहे हैं, और ये एक राउट बनाने के लिए। अच्छा जी, अब एक तो हमने ऐप राउटर में एक राउटिंग की टेक्निक देख ली है कि सिंपल फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर आपको एक फाइल बनानी है जिस फाइल का नाम होना चाहिए पेज डॉट टी एस एक्स, और वो आपका एक राउट बन जाए। वो राउट क्या बनेगा? स्लैश फोल्डर। इसी तरह अगर हम लोग बना लेते हैं डैशबोर्ड के नाम से फोल्डर, और उसके अंदर हम लोग बना लेते हैं पेज डॉट टी एस एक्स। अच्छा, स्लैश डैशबोर्ड का क्या मतलब है कि इसके पीछे जो डोमेन है वो लगेगी लगेगी, इसी तरह फोल्डर के साथ भी लगेगी। अब मैंने एक सिंपल नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाया, इसमें कुछ नहीं किया हुआ मैंने, बिल्कुल रॉ नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है। अब इस नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट को हम लोग रन करते हैं, npm रन dev। अच्छा, अब मैंने बिल्कुल टॉप पर लिखा है आईपी एड्रेस लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब मेरी जिस मशीन में सर्वर रन है उसी मशीन में मैं एप्लीकेशन चला के देख रहा हूँ, ये टेस्ट कर। लोकल होस्ट का मतलब ये आगे आगे पोर्ट नंबर आगे कि किस पोर्ट पर मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है। आगे मैंने कोई राउट नहीं दिया, इसका मतलब है कि होम पेज का जो भी कोड है, होम पेज हम लोगों ने अभी पढ़ा नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंटेशन है, कि आपके पास ऐप फोल्डर के अंदर जैसे ये ऐप फोल्डर है, जो राउट पर पेज डॉट टी एस एक्स बना होना चाहिए। अब जो यहाँ पर कोड लिखा होगा वो इस होम पेज पर शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ग्लोबल डॉट सी एस एस का सारा कोड रिमूव कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्टाइलिंग पर हमें नज़र ना आए, और यहाँ से
वो राउटिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है। हमने होम पेज के ऊपर सिर्फ एक डिव बनाई है, उसके अंदर राउटिंग लिख दी। अब ये हमारा होम पेज पे कोड शो होने लग गया। अब हमारी मर्जी है कि इस डिव के अंदर, इस मेन के अंदर, इस पेज के अंदर कितना कोड करना है, क्या क्या कोड करना है। वो डिपेंड करता है जो हमारे डिजाइनर ने हमें फाइल बना के दी। क्वेश्चन पूछ रहे थे? अच्छा अच्छा। अच्छा, अब अगर मुझे कोई राउट बनाना है तो हमने भी देखा कि मुझे ऐप फोल्डर के अंदर एक मजीद फोल्डर बनाना पड़ेगा। फोल्डर बनाने के लिए फोल्डर बनाया और अब उसका कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम रख दिया उसका रजिस्टर। अब उस रजिस्टर के अंदर मुझे एक मजीद पेज बनाना पड़ेगा। अगर मैं पेज नहीं बनाता हूँ और वैसे ही चला जाता हूँ स्लैश रजिस्टर, तो वो मुझे भेज देता है 404 नॉट फाउंड। जैसे ही मैंने वो पेज बना के ऐड किया, ये रजिस्टर लिखा आ गया। रजिस्टर पर रजिस्टर, और अगर हम लोग कर दें राउटिंग पर, होम पेज पे राउटिंग। अब अगर मुझे इससे मजीद नेस्टिंग में जाना है तो मैं रजिस्टर के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा। न्यू यूजर। अब अगर इसे करें रजिस्टर न्यू माइनस न्यू यूजर आ गया। रजिस्टर आ गया। और अगर हम लोग सेम लेवल पर बात करें तो मैंने एक राउट बना दिया टेस्टिंग
ओके, इसका नाम स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, टेस्टिंग टेस्टिंग। अब सेम लेवल पर 2 राउट बने हैं, एक टेस्टिंग एक रजिस्टर, और उसके बाद आगे रजिस्टर के आगे न्यू यूज़र। हर पेज बनाने के लिए फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, जितने पेजेस उतने फ़ोल्डर। अच्छा, जैसे ये नेक्स्ट.जेएस 12 के अंदर प्रोजेक्ट बना हुआ है, 12 या 11 देख लेते हैं। नेक्स्ट.जेएस 12 में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो इस नेक्स्ट.जेएस 12 में पेजेस राउटर है, ऐप राउटर नहीं था। इस पेजेस राउटर के